में ओवरी किया था. Yes, sir. Let me check it what we did after this ovary. Sir, last class में did you make them write or did you give the notes? Sorry. आपने notes दे दिए थे या आपने लिखवाए थे last class में? हाँ, okay. Last class, Niskarsh ji, he will provide you notes. Even class notes, in fact, handwritten, right? So Okay. they are the same notes which I am dictating. So in last class, we did not did any dictation part, and Okay. exactly what we did, that was only the understanding part. So yeah, I came to know. Okay, sir. Last class, what I taught, actually, I was about to finish with this chapter, translocation. Okay, and here we need to understand a lot. You know, writing part is a very less in plant physiology. So, but in plant physiology, there are a number of the cycles process where you need to understand. If you didn't understand, you won't be able to write it down, irrespective of as many as time you can cram it. But so then understanding part is main thing. So first, I would like to tell you what is the osmosis, diffusion, and all that. वो आपने अगर वीडियो देख लिया होता ना, so that might be very convenient for me and you as well. So आपने वीडियो देखा ही नहीं, हाँ शिका? क्यों नहीं देखा? बोलो बोलो बोलो. Sir, नहीं sir. अच्छा, तो एक काम करना, मैं अभी आपको बता देता हूँ जो जो लास्ट क्लास में मैंने बताया, ठीक है? Yes, sir. है ना? रीजन क्या होता है ना, बहुत सारे पार्ट्स में जो वो कई सारे पार्ट्स में ना कि कुछ मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ ना, एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ, या किसी ने कुछ पूछ लिया तो बता देता हूँ. तो एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं हो पाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में पूरा, लेकिन जो जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो चलिए पहले आप समझिए, नोट्स आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे. तो मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूँ क्या क्या है. ठीक है, देखो पहले दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. एक तो डिफ्यूजन क्या होता है ना. चलो पहले मैं चीजें समझाता हूँ कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज होती है. देखो यहाँ पे हम लोग दो चीजें हमने समझा कि देखो मैंने ये बताया कि जो ट्रांसलोकेशन होता है वो ट्रांसलोकेशन दो चीजों है ना. तो सबसे पहले जो होता है, तो प्लांट में ट्रांसलोकेशन एक चीज का होता है, दैट इज द वाटर. तो वाटर का जो ट्रांसलोकेशन होता है, वाटर का ट्रांसलोकेशन इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ जाइलम एलिमेंट, है ना. तो ये और जाइलम किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है कि तो ये जाइलम एलिमेंट के थ्रू होता है. अब देखो ये जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, है ना, इनमें वाटर ऊपर की तरफ जाता कैसे. तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कई सारी थ्योरीज दे रखी, ठीक है. वो जो थ्योरीज हैं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो एक थ्योरी आप देखोगे कोहेजन टेंशन थ्योरी है, जो कि कोहेजन टेंशन थ्योरी है ना. कोहेजन टेंशन थ्योरी डिक्सन और जॉली की है, हम लोग आज पढ़ेंगे. और ये वाला पार्ट तो आज पढ़ने वाले हैं. तो ये वाटर को के ट्रांसलोकेशन को एक्चुअली डिफाइन करती है कि कैसे होता है, एग्जैक्टली डिफाइन कर पाती है कि कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म को. दूसरा क्या होता है, कई सारी थ्योरी दी गई जैसे रूट प्रेशर थ्योरी, है ना. ये फेल थ्योरी थी, रूट प्रेशर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, है ना. दूसरा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी.
ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ये कहती है कि ट्रांसपिरेशन वाटर को पुल करता है। ये भी कंप्लीट थ्योरी नहीं है, ये सही है, कुछ हद तक करती है, लेकिन इनकम्प्लीट थ्योरी है। तो ऊपर वाली थ्योरी। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि फूड का ट्रांसलोकेशन। तो देखो, फूड का ट्रांसलोकेशन तो कहाँ से होता है? फूड का ट्रांसलोकेशन होता है जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब कि जहां पे फूड बनता है उसको हम सोर्स कहते हैं, और किस पार्ट की तरफ होता है? जहां पे स्टोरेज होता है, उसे हम सिंक कहते हैं। ठीक है। सिंक क्या होते हैं? स्टोरेज पार्ट होते हैं। सिंक क्या हो सकता है? वैसे तो नॉर्मली सिंक रूट होती है क्योंकि वो फूड का फॉर्मेशन नहीं करती, लेकिन सिंक रूट के अलावा और भी कई सारे पार्ट हो सकते हैं। इट मे बी ट्यूबर विच इज स्टम, इट मे बी अ फ्रूट, है ना, विच इज ओवरी। तो कई सारे पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, सिंक कुछ भी हो सकता है, सोर्स लेकिन फोटोसिंथेटिक पार्ट ही रहेगा। इसको एक्सप्लेन करने की एक थ्योरी है, उसको हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे, मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये मंच की है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करती है। तो ये तो पार्ट हो गई जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अब लेकिन ये जानना जरूरी था कि ये क्या होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि ट्रांसलोकेशन होता कैसा। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक होता है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस। अभी जो हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा दैट वाज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। अब देखो, ट्रांसलोकेशन दो तरह से हो सकता है। कैसे? एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। दूसरा पैसिव। एक्टिव जो ट्रांसलोकेशन होता है, एक्टिव ट्रांसलोकेशन, अब ये किस तरह से होता है? इसमें एनर्जी खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है, एटीपी इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है? एक तो होता है डिफ्यूजन। Sir, do I have to write this down? हाँ, सॉरी। Sir, I'm saying, do I have to write this down? या डेफिनेटली यू नीड टू राइट इट डाउन। तो यू नो, सर इसके पहले वाला भी सुनो ना, एक उसको जो काम करो, लिखा था। लुक लुक लुक, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑब्वियसली ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो आपको लगे वो राइट इट डाउन करते रहना, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे ना, जो कल वाला वीडियो है ना, वो आप देखना जरूर, ठीक है, क्योंकि कुछ मिस हो सकता है। उसको देखना जरूर, उससे राइट इट डाउन कर लेना है, जो उसमें मैंने लिखवाया वो राइट डाउन कर सर लेना। आपने बोला था जो नोट्स प्रोवाइड होगा वो भी इसी चैप्टर का है? बिल्कुल इसी चैप्टर का है, मैंने ही लिखवाया है। एक्चुअली क्या है ना कि आपके पैरेलल भी कई सारे बैच चल रहे हैं ना, या कई सारे बैच खत्म फिनिश हो गए, अच्छा, आपका ही बचा है। आपके अलावा जितने सारे बैचेस थे सब हमने फिनिश कर दिए, है ना। तो तो सर उसमें सारे नोट्स ऑलरेडी है ना? हाँ, तो वो किसी के लिखे हुए नोट्स हैं, है ना, डिक्टेट मैंने किया हुआ है ना। ओके वो सर। स्क्रीन से लिखे हुए, तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। लेकिन क्या होता है ना कि आप अपने नोट्स से बेहतर समझ सकते हैं, उससे अच्छा आप किसी के नोट से नहीं समझ सकते। तो अपने नोट्स आप जरूर बनाइए वीडियो देख के, ठीक है। यस सर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्कीमेटिक नोट्स होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स टाइप का, वो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स है ना, तो वो आप जॉट डाउन कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो प्रॉपर मैंने डिक्टेट किया कि मैं बोलता हूँ ना, चलो भाई लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो, है ना, दैट यू कैन रीड फ्रॉम समवन एल्स नोट, ठीक है। ओके सर। अब देखो, पैसिव में यहाँ पे एटीपी तो पहला हो गया, पैसिव डिफ्यूजन का टाइप डिफ्यूजन। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज होती है, उसे हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरी चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। इन सब में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, एटीपी इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है। दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा एक और चीज, इसमें एक चीज और चाहिए होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इस पूरी प्रोसेस में जितने टाइप हैं, इन सभी टाइप में, मतलब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड। अब ये क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? एक बैरियर है। वो बैरियर क्या है? बैरियर ये है कि इधर मॉलिक्यूल्स के नंबर ज्यादा है ना, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सो वी कैन से दिस इज हाई कंसंट्रेशन, हाई। और इधर क्या होता है? लो कंसंट्रेशन।
ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ना, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये बीच में बैरियर है, इसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, एटीपी इज रिक्वायर्ड, और ये उल्टा होता है, कहां से, लो से हाई की तरफ मूवमेट होता है ना। ये वैसे ही है, देखो यहां पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो बड़ी बेसिक सी बात है। तो यहां पर ये क्या है, इट इज डाउन हिल, है ना। ये वैसे ही है जैसे किसी गाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप में लुढ़कना है, लेकिन अगर आपको गाड़ी चढ़ानी है ऊपर की तरफ, अपहिल जाना है, सो यू हैव टू पुट मोर एनर्जी। तो यहां पर ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फर्क क्या है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। डिफ्यूजन क्या है इसी का, कि एक स्कूल बस है, स्कूल बस खाली है, उसमें बच्चे नहीं है, और बाहर बहुत ढेर सारे बच्चे खड़े हैं जिन्हें कहीं जाना है। तो वो क्या करेंगे, वो बाहर से जो क्राउड है वो अंदर की तरफ स्कूल बस की तरफ मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? और कब तक करेगा, जब तक कि स्कूल बस फुल ना हो जाए, है ना। सो दैट इज अ डिफ्यूजन। तो बच्चे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, इसको हमने डिफ्यूजन कहा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी अब यहां पे किसी बच्चे को पैसे नहीं देने थे, क्योंकि स्कूल बस थी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी बच्चे को पैसे नहीं देने, है ना। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, मतलब पैसे मान लो एटीपी, एटीपी यहां पे नहीं चाहिए था, तो दैट वाज डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या था, यहां पे भी आपको टिकट नहीं देना, पैसे नहीं देने, फिर क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बच्चे छोटे छोटे हो, बेचारे बस में चढ़ नहीं सकते, तो क्या है, बस की गेट में एक आदमी खड़ा है, बस के गेट में एक आदमी खड़ा है, और वो जो आदमी खड़ा है वो छोटे बच्चों का हाथ पकड़ता है और उन्हें ऊपर की तरफ लेकर के आता है, लेकिन वो पैसे नहीं मांगता इस बात के, ठीक है। तो दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां पर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन गेट को क्रॉस कराने वाला जो वो आदमी है उसको मैंने कहा कैरियर प्रोटीन। तो यहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में एक डिफरेंस है, डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं यस सर। हाँ, अब ऑस्मोसिस में आ जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक फर्क है। ऑस्मोसिस में हाई और लो कंसंट्रेशन के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर साइज के या पर्टिकुलर टाइप के ही पार्टिकल को क्रॉस होने देती है। उसी तरह से उस बस की गेट में हमने एक मोटी सी थिक शीट लगा दी, और उस शीट का जो साइज है, उससे सिर्फ 4 फीट का बच्चा पास हो सकता है, 4 फीट से बड़ा बच्चा उसको क्रॉस नहीं हो सकता। तो हमने इस शीट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा। अभी भी ट्रांसलोकेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, लेकिन अब क्या है, वहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है जो पर्टिकुलर साइज से बड़े किसी भी पार्टिकल को क्रॉस नहीं होने देगी। मतलब कि डिफ्यूजन में पहले वाले में कोई भी किसी भी साइज का बच्चा जा सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी किसी साइज का जा सकता था, लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा पॉसिबल नहीं। तीनों ही मूवमेंट डाउनहिल हो रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तीनों में ही रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? यस सर, ये सेल वाले जैसा है ना? ये सेल का ही है, मैं सेल ही बता रहा हूं। अब देखो सेल में क्या होता है, ये डिफ्यूजन सेल में ही होगा ना, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, देखो सिंपल है। अब देखो यहां पर क्या है इशिका, कि यहां पर ये दो सेल्स हैं, है ना, और दोनों सेल्स के बीच में एक होल है, होल है, ठीक है ना। अब इस होल से क्या हो रहा है कि 12th वाली क्लासेस स्टार्ट हो गई इसी का स्कूल में, यस सर। क्या पढ़ा रहे हैं?
सर अभी बायो में फर्स्ट चैप्टर खत्म किया, अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया, रिप्रोडक्शन? यस सर। अरे यस सर। बड़ी जल्दी। सर हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था 16th को। 16th ऑफ फेब? फेब, यस सर। तो फिर भी यार बहुत जल्दी खत्म कर दिया, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, वो तो बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ है समझाने को, लॉट्स ऑफ। और तुम्हें नीट नीट देना है पक्के से इस साल, कमिंग ईयर? सर नेक्स्ट ईयर। देना है ना, मतलब पक्का इरादा है? यस सर। और कुछ तो नहीं करना? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा, तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा और मेहनत करने की जरूरत है ना? ठीक है, थोड़ा सा जो ये कॉन्सेप्ट है 11th के भी है ना, इनको ब्रश अप्स करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं 11th का जो सिलेबस है वो 40% होगा, ठीक है? और हम लोगों ने क्लास तो तुमने मेरी सब की है ना, क्यों? सर क्लास तो की है ना, क्लास सभी की है ना तुमने 11th की, सभी यस क्लासेस सर। की है? तो यस सर। जो कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन करो, और जहां पे नहीं आता वहां पे पूछते जाओ, ठीक है? अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, राइट? जिससे कि 12th पास करने के बाद तुम्हें कोचिंग वोचिंग ना करनी पड़े, ठीक है? यस सर। हाँ थोड़ा सर सा मेहनत बिकॉज करो। 12th बोर्ड्स के बाद वी जस्ट हैव 1 month बिफोर नीट। हाँ एग्जैक्टली exactly. और आपको तो लेकिन काफी टाइम मिल जाएगा, यू विल गेट मोर टाइम इन कंपैरिजन टू, बट सीबीएसई बोर्ड तो आपका ही भी हुआ ना? यस सर। हाँ तो एग्जाम तो सबके साथ ही होंगे, सबके साथ ही होंगे। तो अभी क्या है ना कि अभी ये लीन टाइम रहेगा, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, जुलाई आने तक, तब तक पूरा 11th का एक बार फिर से रिवीजन कर डालो, ठीक है? ओके और सर। यहाँ पर दिक्कत हो, आई एम देयर, है ना? पूछते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो, यस बट सर। थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। सर नीट के पेपर में 11th से या 12th से सबसे ज्यादा मार्किंग मैं स्कीम वही होता आपको है? बता रहा था कि देखो 11th का सिलेबस क्या है, 23 चैप्टर है, लेकिन वहां से जो नंबर ऑफ मार्क्स आते हैं ना वो 40% आता है। तो 11th का जो वेटेज है वो 40% है, और 12th का वेटेज 60% है ना? तो 12th तो चलो यस मैं सर। स्टार्टिंग से 12th तो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, तो 12th में क्या है कि आपको काफी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इस बार आप लोगों ने ज्वाइन भी बहुत लेट किया ना, है ना? यस सर। हाँ वरना तो हम लोग बहुत बार और कई बार रिवीजन कर चुके होते। तो 12th में क्या है कि आपको, और 12th का सिलेबस भी देखो, नॉर्मली सिलेबस हम लोग सितंबर अक्टूबर में करवा देंगे, मैं सितंबर में करवा देता हूँ सिलेबस, ये मान लो सितंबर में सिलेबस करवा के मैं रिवीजन करवा देता हूँ, इतना टाइम मिल जाता है कि आप चाहो तो अपना सिलेबस 5-6 बार पढ़ सको, पूरा बायोलॉजी का, जोलॉजी बॉटनी दोनों मिला करके, ठीक है? तो सर अगर आप स्टार्टिंग से आप लोग ज्वाइन करके रखोगे ना, तो अभी आप देखोगे आपका सिलेबस आपके स्कूल से बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है? यस सर। ध्यान आंसर देगा। सबसे ज्यादा पार्ट बायो में होता है ना? हाँ बायोलॉजी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि 45 45 45 45 है ना, तो 90 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के हो गए, जोलॉजी बॉटनी हो गया, 90 और 90 फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 45 45, तो 50% तो रोल बायोलॉजी ही प्ले करता है ना, बायोलॉजी। यस। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, बायोलॉजी आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक लेके जाएगा, है ना? और गवर्नमेंट कॉलेज, तो सर गवर्नमेंट बायोलॉजी मेडिकल। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला है ना, बिकॉज मेरा फिजिक्स थोड़ा सा वीक है। तो देखो फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में प्रैक्टिस करो, और ये कोशिश रहे कि फिजिक्स से आपका काम ना बिगड़ने पाए, समझ रहे हो ना? आजम सर पढ़ा रहे होंगे ना, यस कौन सर। पढ़ाते हैं फिजिक्स? सर फिजिक्स तो मिस्टर शाम पढ़ाते थे, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया था अच्छा बीच में यहाँ, बिकॉज आई गॉट सिक। अच्छा लर्निवियो के थ्रू नहीं पढ़ रहे हो क्या आप फिजिक्स? हाँ सर, लर्निंग के थ्रू पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अम, देखो अभी क्या है कि फिजिक्स में आपको क्या करना है कि फिजिक्स ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन ना रोकने पाए, तो फिजिक्स में किसी भी कंडीशन में इसी का, अभी कितने मार्क्स कर सकती हो फिजिक्स में, 45 में कितना कर सकती हो, तुम्हें सर क्या लगता है? अभी हाँ अभी 45 अगर क्वेश्चन हो फिजिक्स के तो कितने करेक्ट कर सकती हो, नीट लेवल के क्वेश्चन? सर 11th का सिलेबस। हाँ 11th वाले सिलेबस से। सर ज़्यादा नहीं, आई थिंक 30 25 30। तो अगर 35 तुमने कर लिए ना, तो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, 35 अगर अगर इफ यू हैव क्रॉस 30, ठीक है ना, नीट में, तो अगर 35 आप कर गए ना, यू विल डेफिनेटली गेट गवर्नमेंट कॉलेज। बायोलॉजी में लेकिन 85 करना है किसी कंडीशन, एट इन द वर्स्ट कंडीशन, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हैव ए फेथ ऑन मी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों को हमने पढ़ाया, और मैं आपको बताता हूँ जो लास्ट रिजल्ट है आपका, आपका बोर्ड का रिजल्ट, विश्व भारती नोएडा, एल्कॉन, एमिटी, है ना, और एक ऑक्सफोर्ड स्कूल है, 4 जगह से बच्चे जिनके 100 आउट ऑफ 100 है,
3 लड़कियां हैं इनमें से, एक लड़का है 3 लड़कियां हैं, 100 आउट ऑफ 100 है। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं एंड दे विल रॉक इन नीट एग्जामिनेशन एज वेल, आई एम कॉन्फिडेंट। अभी मेरे पास एक बच्चा है एमआईटी का, सो हम लोगों के साथ में पढ़ रहा है, तो बिलीव ऑन मी, मैं लिख के देता हूँ कि वो मेडिकल में टॉप 30 में आएगा 101% विदाउट एनी डाउट। वो 11 से है हमारे पास, तो ऐसा नहीं है उसमें कुछ बाहर से थोड़ा ना आता है यार, 12th का ही तो सिलेबस है कि नहीं? बताओ, कई यस बार से सर। आता है, 12th का सिलेबस है, 10 बार पढ़ो उसको, नहीं तो बढ़िया से बस मेहनत करो। और बाकी हमारी जितनी, हम लोगों की जितनी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल, ठीक है? बस आपको यस थोड़ा सा सर। हार्ड वर्क करना है। देखो यहाँ पर सेल ए से सेल बी की तरफ, है ना, मूवमेंट हो रहा है, इसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। तो क्यों हो रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि जो सेल ए है, तो ए सेल में और बी सेल में, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर एक होल है, प्लाज्मोडेस्माटा ही मान लो। तो यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का, अभी हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि डिफ्यूजन में, तो ये देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, और ये लिपिड की मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, इसको अपन डिफ्यूजन कहते हैं। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर देयर। दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किनका होता है? एक्चुअली मेनली उनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कौन होते हैं? वाटर लविंग सब्सटेंसेस, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और जिनका डिफ्यूजन हो रहा था, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल कौन थे? दे आर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल मेनली। तो ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल थे, इनका सीधा डिफ्यूजन के थ्रू हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले गए। लेकिन क्या जो वाटर लविंग होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकते। अब इनके जाने का एक रास्ता है, यहां पर इस तरह की कुछ प्रोटीन लगी होती हैं, जो कि हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन होती हैं, इन प्रोटीन को हम चैनल बोलते हैं, चैनल प्रोटीन, गेटवे प्रोटीन, है ना। तो इस चैनल के थ्रू ही ये क्रॉस कर सकते हैं, इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। यहां पर क्या होता है कि इनको ऊपर से लेकर लेकर के, तो ये चैनल प्रोटीन के अंदर ही एक, यहां पर जैसे मान लो ये हो गया, चैनल प्रोटीन के अंदर ही एक प्रोटीन होती है, उसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो कैरियर प्रोटीन क्या करती है, इनको यहां से पकड़ के इस तरफ लेकर के आती है, लेकिन यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये चैनल बंद है, जब एटीपी जाएगा, तो एटीपी के टूटते ही, जैसे एटीपी एडीपी में ब्रेक होगा, तो एटीपी जैसे एडीपी में ब्रेक होगा, वैसे चैनल, ये गेट खुल जाएगा। गेट खुलते ही ये दोनों मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे और इस तरफ ये, इसके बाद इनको इस तरफ ड्रॉप कर दिया जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ आया? सर फैसिलिटेटेड और एक्टिव ऑलमोस्ट सेम नहीं हो गया था? नहीं नहीं, एक्टिव में तो एनर्जी चाहिए यस सर। और फैसिलिटेटेड में एनर्जी ओके नहीं हाँ ठीक है चाहिए। एक सर। और चीज है, दूसरा मैंने बताया, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो मिनरल्स लेते हैं, उन मिनरल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेते हैं। वो कैसे? भाई प्लांट के अंदर आयरन के जो आयंस है, इनका हाई कंसंट्रेशन, और सॉइल में आयरन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो कैसे मूव करेगा? कायदे से मूव तो ऐसे करना चाहिए, हाई से लो, यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता। किधर जाएगा? लो से हाई जाएगा ना। यस सर। तो इसको तो जबरदस्ती, इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेना है, तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी चाहिए, यस सर। बिल्कुल, है ना। तो मैं वही बोल रहा था कि भाई देखो, जितने हमने पढ़े बस वाले एग्जांपल, अब एक बस है जिसमें पूरी तरह से बस भरी हुई है, बच्चों के घुसने की जगह ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब एक आदमी क्या करेगा, एक आदमी दूसरे बच्चे को उठाएगा और गेट में धक्का देगा अंदर की तरफ, देगा नहीं देगा? एनर्जी खर्च करेगा, यस है ना, सर। तब जाकर के उसका ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। अब देखो, बच्चे आने लगे पुराने वाले।
आप एक बार वीडियो देखना फिर से, ठीक है ना, और यहाँ नहीं समझ में आए फिर से डिस्कस कर लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ऑस्मोसिस का डायग्राम है, यहाँ पर एक डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है जिसको मैंने कहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देख पा रही हो यहाँ पर सुक्रोज के मॉलिक्यूल है और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल है। तो मैंने कहा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कर, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है ना, और यहाँ पर क्या है, लो है। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ये जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं ये मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा है। तो डिफरेंशियली ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ क्या कौन क्रॉस कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल ही क्रॉस कर सकते हैं, यहां पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट। अब देखो बाकी बालक भी आने लगे है ना, तो बाकी लोग आने लगे हैं, चलो तब तक कंटिन्यू एंट्री देता हूं। ठीक, तो ये मैंने पढ़ाया था, और क्या मैंने पढ़ाया था, और काफी कुछ पढ़ाया था। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसी का एक और चीज होती है, मैंने अभी आपको बताया कि चैनल प्रोटीन या गेटवे प्रोटीन होती है ना। तो यहाँ पर जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो ऐसे होता है कि वहीं पर जो हमने अभी देखा कि मैंने बताया ये चैनल प्रोटीन है। तो चैनल प्रोटीन दो तरह की होती है, यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट वो होती हैं जो सिर्फ एक ही आयन को क्रॉस करवाती है ना, जिनके थ्रू सिर्फ एक ही टाइप के आयंस क्रॉस हो सकते हैं, उनको यूनिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो यूनिपोर्ट हो गया। को ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें दो आयन एक साथ चैनल प्रोटीन को क्रॉस करते हैं, उनको को ट्रांसपोर्ट करते हैं। को ट्रांसपोर्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट कैसे होता है, जैसे कि सोडियम और ग्लूकोज। तो ह्यूमंस की जो सेल्स होती हैं उनमें सोडियम और जो ग्लूकोज होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इनको सिम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होता है, इस चैनल प्रोटीन में एक इधर जाएगी, दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था ना, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, ठीक है, उसको पढ़ा था। अरे पाशा मुझे याद ही नहीं थे, पढ़ा दिया है मैंने, सही में पढ़ा दिया है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है यार मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है इशिका, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब देखो राइट, एक और चीज, तो ये बात कहां तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, एक बार रिकॉल कराना मुझे। रिलेशन वाटर होगा, ए वाटर, रिलेशन वाटर क्या होता है, सही से बताओ। देखो इसमें क्या होता है, समझो इसी का, अगर किसी सेल के अंदर यहाँ पे वाटर भर गया तो अंदर जो प्रेशर पैदा होगा उसको हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, टर्गर प्रेशर हमेशा अंदर से सेल की वॉल की तरफ लगेगा, और इस प्रेशर के अगेंस्ट जो प्लांट की सेल वॉल है वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी, उसको हम वॉल प्रेशर बोलेंगे। तो टर्गर प्रेशर को बोलते हैं टीपी, और वॉल प्रेशर को डब्ल्यूपी, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, और जब ऑस्मोसिस होगी तो वाटर बाहर से सेल के अंदर जाएगा, तो बाहर से अंदर जाने में वाटर के मॉलिक्यूल जो इस मेम्ब्रेन पे प्रेशर इंपार्ट करेंगे उसको हम ओपी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है राइट, तो ये बात एक्टिव पैसिव पढ़ा था, हाँ वो तो एक्टिव पैसिव पढ़ लिया था। मैंने लास्ट क्लास में लास्ट चीज क्या बताई थी वो मुझे बताओ। लॉन्ग डिस्टेंस, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एम्बिगेशन बता दिया था, लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ
बताओ भाई, लास्ट में क्या बताया था? अरे बोलो तो। यही अभी वाला लास्ट था। अभी वाला लास्ट नहीं था। अभी वाला लास्ट था। अच्छा बताना जरा, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस बताई थी नहीं बताई थी? ये लास्ट रहा होगा। देखो पहले। वाटर पोटेंशियल, राइट। वाटर पोटेंशियल बताया था लास्ट क्लास में। तुम नोट करते हो कि नहीं पाशा, ये बताओ हमको जरा। नोट करते हो? क्यों? आई डाउट। तुम सही क्यों नहीं बताते हो फिर भाई? वाटर पोटेंशियल लास्ट बताया था, बिल्कुल सही करी लड़की। तो ईवा ने सही बताया। वाटर पोटेंशियल मैंने लास्ट में करवाया था, और मुझे आज कराना था एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे। और प्लाज्मोलिसिस भी मैंने करा दी थी, है ना? क्या तो ईवा, प्लाज्मोलिसिस करा दी थी? इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? क्यों? बोलो भाई। देखिए, चलो मैं वाटर पोटेंशियल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि अगर अब आपको नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप देखो क्या होता है, मैंने आपसे कहा जो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, जो हमने डिफ्यूजन पढ़ा, है ना, हमने डिफ्यूजन पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, ये जितनी सारी चीजें पढ़ी, इन सभी चीजों को हमें अब पढ़ना है किसके टर्म्स में? वाटर की फ्री एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है। अब तो वाटर के मॉलिक्यूल, है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर जो है, यहां पर प्योर वाटर के मॉलिक्यूल है, ये प्योर वाटर है ना, दिस इज प्योर वाटर मॉलिक्यूल। एक मिनट रुको, मैं डायग्राम बनाऊं क्यों, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहां पर क्या है, ये प्योर वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक, दिस इज प्योर वाटर मॉलिक्यूल। तो जो वाटर अपनी प्योर स्टेट में होता है, हाँ ये वाला होगा प्योर वाटर। देखो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे जो प्योर वाटर होगा, सो दिस इज प्योर वाटर। प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी होती है दैट इज फ्री एनर्जी। तो प्योर वाटर की फ्री एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। और प्योर वाटर की जो फ्री एनर्जी होती है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, साई डब्ल्यू। साई, तो इसको हम बोलते हैं साई, साई डब्ल्यू, है ना। तो साई डब्ल्यू मीन्स होता है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है, दैट इज ऑलवेज, कितना होता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल? दैट इज ऑलवेज जीरो। तो प्योर वाटर का हम वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हम वाटर पोटेंशियल में, जब भी हम किसी वाटर में कोई भी सॉल्यूट मिला देते हैं, तो आपने क्या क्या यहाँ पे सुक्रोज के मॉलिक्यूल मिला दिए, है ना, डाइसैकेराइड एक तरह का। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो ये क्या है, दिस इज सुगर सोल्यूशन। तो यहाँ पर सुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन है। तो शुगर प्लस वाटर मतलब ये प्योर वाटर नहीं। जब हम वाटर में कोई शुगर या कोई सॉल्ट मिला देते हैं, तो क्या होता है, अब जो वाटर का पोटेंशियल होगा, वाटर की फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इन शुगर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करने लगेंगे, जिसकी वजह से उनकी फ्री एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जितनी फ्री एनर्जी कम हो गई, यहां पे ए में जितनी एनर्जी थी और बी में जो एनर्जी कम हो गई, तो वो क्यों कम हुई, सल्यूट के मिलाने से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल।
तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या था, सोल्यूट पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एस से। तो साई एस क्या होता है, वाटर की, प्योर वाटर की सोल्यूट मिलाने पे जो फ्री एनर्जी में कमी आई उसको हम सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। अब क्या होगा, अब होगा इधर सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ा दिया गया है ना, जिसकी वजह से होगा क्या, वाटर यहां पर लो वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। क्यों भाई, वाटर का पोटेंशियल कम हो गया, क्यों कम हो गया, सोल्यूट मिला देने से, तो यहां पर लो वाटर पोटेंशियल। तो जब भी किसी भी सोल्यूशन का वाटर, तो जब भी हम उसमें सोल्यूट मिलाएंगे तो वाटर पोटेंशियल हमेशा कम, इसका मतलब हमेशा किसी भी सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हमेशा कितना होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर का जीरो है और हम उसमें सोल्यूट मिलाएंगे तो और नीचे जाएगा, तो मतलब किसमें जाएगा, नेगेटिव में। तो हमेशा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है और सोल्यूशन का हमेशा वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल है और यहां पर क्या है, लो वाटर पोटेंशियल है। तो हमेशा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। समझ आया? ग्रेट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, डिफ्यूजन से जो वाटर के मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ जो प्रेशर इंपार्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट? तो वाटर का मूवमेंट हमेशा तो वही है, वाटर अपने, हम ऑस्मोसिस में कहते हैं कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। हम जब वाटर पोटेंशियल से इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा है। पहले वाली डेफिनेशन केमिस्ट्री की है, दूसरे वाली डेफिनेशन को हम फिजिक्स के एंगल से देख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, ले लिया। इसी का समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो ग्रेट, अगर ये समझ में आ गया तो दैट वाज गुड। हो गया। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो प्योर वाटर होगा वो सबसे तेज डिफ्यूज करेगा कि सॉल्यूशन में जो वाटर होगा वो सबसे तेज डिफ्यूज करेगा? डिफ्यूजन प्योर वाटर का तेज होगा या सॉल्यूशन वाले का? प्योर वाटर का, वेरी गुड। चलो, तुम पासा लगता पढ़ रहे हो, इसका मतलब है ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो। हाँ, तो प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो प्योर वाटर का सबसे ज्यादा होता है ना। तो यहां पर देखो, तो यहां पर क्या होगा, मोर डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, या यूं कहूं, मोर की जगह मैं लिख दूं मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर, है ना, क्योंकि ये तो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर होगा। मैं मान लेता हूं कि प्योर वाटर जिसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है ये 20 mmHg है ना। अच्छा, अब एक बात देखो, यहां पर हमने क्या किया कि वाटर में, यहां पे अब ये क्या है, ये सोल्यूशन हो गया, क्योंकि हमने वाटर में शुगर मिला दिया, तो इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, कम होगा, है ना। तो इसका मान लेते हैं कि इसका हो गया 10 mmHg, है ना। तो अब देखो, हमने क्या किया, प्योर वाटर में सोल्यूशन मिला दिया, जिसकी वजह से इधर डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, उधर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना। तो अब क्या होगा, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो प्योर वाटर में सोल्यूशन, प्योर वाटर में सॉल्ट मिला देने से या शुगर मिला देने से डिफ्यूजन प्रेशर जो कम हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में जितनी कमी आई तो डीपीडी में हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है,
तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां पे होगा? हाई डीपीडी से लो डीपीडी की तरफ। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, ग्रेट। अगर आपको ये दो बातें समझ में आ गई तो इसका मतलब कि आपको ट्रांसलोकेशन वाला चैप्टर 100% समझ में। यही दो बातें होती हैं जिन पे मुझे कई बार समझाना होता है। इशिका, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट इफ यू वांट यू कैन टेक। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि अब आपको हेडिंग डालनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। तो पहले हेडिंग डालो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर ना। अब प्लांट में ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर में एब्जॉर्प्शन, तो पहले तो क्या रूट एब्जॉर्ब करेंगे, तब वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। ठीक है, अब देखो, इसमें दो चीजें होती है ना। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट जरूर से लेना, आपको इतना क्लियर डायग्राम नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। देखिए, समझिए, यहां पर क्या है कि दो चीजें। ये जो डार्क पिंक वाला है ना, ये डार्क पिंक वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, और ये जो लाइट पिंक वाला इसको हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो डार्क पिंक वाला ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, दिस इज द स्पेस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म, है ना, और सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है ना, सो दिस इज द स्पेस this is the space between protoplasm and cell wall। इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्ट। ठीक है, तो वाटर सबसे पहले आया, है ना, कुछ वाटर। तो पहली वाली देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहली जो होती है रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या होते हैं? तो रूट हेयर तो भाई हमारे जो एपिडर्मल सेल होती है वही होती है। तो ये एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल से ये रूट हेयर निकले होते हैं, है ना। रूट हेयर के बाद आता है क्या? कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के साथ पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद वैस्कुलर बंडल आते हैं। आप देखो, यहां पर हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है, दिस इज इम्परमेएबल टू व्हाट? ये इम्परमेबल होती है किसके लिए? वाटर। तो वाटर के लिए। लेकिन यहां पर एंडोडर्मिस के बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ा नहीं तुमने? पढ़ाया था मैंने एनाटॉमी में, पैसेज सेल, याद आया? पैसेज सेल। तो एंडोडर्मिस में वाटर सिर्फ पैसेज सेल के थ्रू जा सकता है, बाकी कहीं से भी नहीं जा सकता। ठीक है, समझिए। अब क्या होता है, तो देखो, यहां से वाटर आया एपोप्लास्टिक पाथवे में, कहा? एपिडर्मिस में। फिर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा, प्रोटोप्लाज्म के बाहर बाहर। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म को नहीं, यहाँ पे भी एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू आया। देखते हैं, ये वाटर आया, ये क्या? एपोप्लास्टिक पाथवे से, एपोप्लास्टिक पाथवे से। फिर यहाँ पर एपोप्लास्टिक पाथ, तो एपोप्लास्टिक पाथवे वो होता है जिसमें कि वाटर प्रोटोप्लाज्म के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर जब कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास में आ गया, तो अब एपोप्लास्टिक मूवमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप ने यहाँ पे थिकनिंग कर रखी है। अब इसको प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गया, यहाँ पर ये एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक दोनों पाथवे के थ्रू आ सकता है, और इसके बाद फिर जाइलम में चला जाता है। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँ पे वाटर कहाँ कहाँ फॉलो करता है? जहां पे, कहाँ पे? एपिडर्मिस में, ठीक है, कॉर्टेक्स में, फिर
एपिडर्मिस जो एंडोडर्मिस होती है उसमें ये सिम्प्लास्टिक पाथवे ही मूवमेंट होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू। और पेरीसाइकिल में दोनों होता है, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक, और फिर जाइलम में दोनों होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा, वाटर प्रोटोप्लाज्म के थ्रू एंटर करता है ना, और प्रोटोप्लाज्म के थ्रू एक प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरे प्लाज्मोडेस्माटा में होते हुए यहाँ तक आ जाता है। तो वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, यहाँ पे एपिडर्मिस में एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक दोनों मूवमेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में भी एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक दोनों मूवमेंट होते हैं, एंडोडर्मिस में एपोप्लास्टिक वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, फिर पेरिसाइकिल में भी दोनों होते हैं, और जाइलम में भी ऑब्वियसली दोनों। ठीक है, जाइलम में हालांकि सिम्प्लास्टिक होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटोप्लाज्म ही नहीं पाई जाती, जाइलम तो पूरी की पूरी डेड है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो समझिए बात को। सिम्प्लास्टिक पाथवे पे थ्रू जो वाटर का मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, लेकिन एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा फास्ट होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो एपोप्लास्टिक पाथवे बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सिम्प्लास्टिक इट विल ऑलवेज टेक प्लेस थ्रू प्रोटोप्लाज्म। चलिए ठीक है, मैं हटा रहा हूं उसको, है ना, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। मैं इसी का एक लाइव डायग्राम और दिखाता हूं। देखो, अभी आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पर ये रूट हेयर है ना, ये जो पिंक वाला है ये एपोप्लास्टिक पाथवे है ना। ये देखो यहाँ पे ये बाहर रूट हेयर में जा रहा है, तो रूट हेयर क्या है? एपिडर्मल सेल है, तो कैसे आ रहा है? एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू कॉर्टेक्स में। अब यहाँ पे ये एपिडर्मिस सेल लगी, इसके बाद ये देखो ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में कैसे आ रहा है? एपोप्लास्ट के थ्रू जा रहा है, एपोप्लास्ट के थ्रू। लेकिन जैसे एंडोडर्मिस में आया यहाँ पे, कहाँ पे है ना, तो इसको कहा ये सिम्प्लास्टिक। फिर उसके बाद वो जाकर के सीधे जाइलम में ही चला गया, है ना। जाइलम में तो एपोप्लास्टिक ही होता है, देखो पिंक हो गया। जाइलम में सिम्प्लास्टिक होता ही नहीं, क्योंकि जाइलम में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। यहाँ पर सिम्प्लास्टिक, ये ब्लू वाला देखो, ये सिम्प्लास्टिक आया, कॉर्टेक्स में भी सिम्प्लास्टिक आया, उसके बाद एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्टिक आया, उसके बाद फिर फाइनली फिर आखिरी में एपोप्लास्टिक। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, योर क्लियर डायग्राम। ठीक है, तो ये था मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दिस वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। ओके, अब देखो, अब आ जाते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, है ना। तो ट्रांसपिरेशन, और या फिर जिसको हम कोहेजन और टेंशन थ्योरी कहते हैं, है ना। तो अब हेडिंग डालेंगे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी। थोड़ा गौर से मेरी बात को समझिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, देखो यहाँ पर क्या है, ये रूट हो गई, रूट से वाटर एंटर करती है ना। उसके बाद फिर ऊपर की थ्रू ये जाती है, लीव्स में जाती है, और ट्रांसपिरेशन हो जाता है। अब वाटर कैसे मूवमेंट करता है समझिए। रूट हेयर से वाटर आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि यहाँ पर वो एक वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे के वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में मैंने आपसे बताया कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को इस जाइलम के अंदर, यहाँ पर एक वाटर के मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं,
तो इन दोनों के बीच में, तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेजन फोर्स। तो यहाँ पर क्या है, एक कोहेजन फोर्स है। इस कोहेजन फोर्स की वजह से वाटर की एक लंबी सी स्ट्रिंग बन जाती है, एक कॉलम बन जाता है ना, स्ट्रिंग बन जाती है, एक चेन जैसी बन जाती है वाटर की, तो कोहेजिव फोर्स की वजह से बनती है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कोहेजन, और दूसरा क्या होता है, अब इस धागे को बाहर की तरफ खींच कौन रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि, अच्छा एक और चीज समझिए बात को, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल को ये जो जाइलम की दीवारें हैं, ये अपनी तरफ खींच रही हैं। क्यों? वो जाइलम की दीवारें अलग मटेरियल से बनी हैं और वाटर का मॉलिक्यूल अलग मटेरियल से। तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेजन फोर्स बोलते हैं। और दूसरा जो फोर्स है, तो ये जो वाटर की स्ट्रिंग एक चेन बन रही है, वो कोहेजन फोर्स से, कोहेसिव फोर्स से बन रही है। तो फर्स्ट थिंग जो फंक्शन कर रहा है वो कोहेसिव फोर्स फंक्शन कर रहा है। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर एक दूसरा फोर्स भी काम कर रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल को नीचे इस कोहेजन, इस कॉलम में स्लिप नहीं होने दे रहा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडहेशन फोर्स, एडहेसिव फोर्स इसको आप कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। तो कोहेजन और एडेशन क्या कर रहे हैं, ये वाटर के कॉलम को, है ना, ऊपर की तरफ ले जाने, ये वाटर के कॉलम को बनाने का काम कर रहे हैं। कोहेजन फोर्स वाटर की चैन बना रहा है, एडेशन फोर्स उसको हेल्प कर रहा है कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे ना गिरने पाए, उसको होल्ड करके रख रहा है ना। अब आ जाते हैं ऊपर से, अब इस चैन को खींच कौन रहा है, एक रस्सी बन गई, इस रस्सी को खींच कौन रहा है, तो ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ स्टोमेटा, हमने पढ़ा था ऊपर की सरफेस पे स्टोमेटा बहुत कम पाए जाते हैं, मेनली स्टोमेटा नीचे की सरफेस पाए जाते हैं, गॉड सेल हो गई, स्टोमेटा हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे बाहर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, जो इस वाटर के स्ट्रिंग को या वाटर के चेन को खींचने का काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। तो दूसरी चीज, दूसरा फोर्स काम कर रहा है ट्रांसपिरेशन पुल। तीसरा क्या काम कर रहा है, वाटर को अंदर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, तो रूट के अंदर वाटर आ रहा है, जिससे यहां पर एक प्रेशर पैदा हो रहा है, और इस तीसरी चीज को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर। तो यहां पर आप देखिए, जो ट्रांसपिरेशन पुल है, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो खिंचाव पैदा हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो पुल है, ये कैसा काम कर रहा है, ये पुल करने का काम कर रहा है ना। तो पुल करने का काम कर रहा है। और दूसरा क्या है, जो कोहेशन और एडेशन फोर्स है, ये वाटर को कॉलम करने बनाने का काम कर रहा है। और दूसरी चीज काम कर रही है, रूट प्रेशर। ठीक है, तो रूट प्रेशर और धक्का दे रहा है वो कॉलम को अंदर की तरफ। और तीसरी चीज क्या है, कोहेशन एंड टेंशन, ये वाटर के कॉलम को मेंटेन करने का काम कर रहा है। ये तीन फैक्टर मिलकर के जाइलम में वाटर को ट्रांसलोकेट करते हैं। इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी, कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी। और इसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे, डिक्सन और जोली। डिक्सन एंड जोली को इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। बताओ भाई, समझ में आ गया, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जोली। डाउट हो किसी को, बताओ भाई। बोले भाई। जल्दी बताइए। बोलो बोलो भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए भी, समझ आया कि नहीं आया। आ गया, ठीक है। तोइबा, इशिका, शफत, इज इट क्लियर यस टू सर। ऑल ऑफ यू? क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका? सर एक सेकंड। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया।
आगे चला जाए। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। देखो, ट्रांसप्रेशन पुल। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, गटेशन क्या होता है? कोई बता सकता है कि गटेशन क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज गटेशन? कोई नहीं बता सकता। देखो क्या होता है, ऐसी जगह पे जैसे कि वो जगह जहां पर दिन में गर्मी ज्यादा पड़ती है और रात में ठंड ज्यादा पड़ती है ना। तो वहां पर क्या होता है, ऐसी जगह में जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि दिन के टाइम पे, डे के टाइम में, है ना, तो होता है कि डे के टाइम पे हाई रूट प्रेशर होता है। लॉस ऑफ वाटर, अच्छा। हाई रूट प्रेशर होता है डे टाइम पे, है ना। और ये रूट प्रेशर, ये बना रहता है, इट मेंटेन इन नाइट एज वेल। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, डे के टाइम पे जो होता है, डे के टाइम पे हाई ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है, जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है। लेकिन नाइट के टाइम पे क्या होता है कि लो ट्रांसपिरेशन पुल हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट के टाइम पे इनमें क्या होता है कि लो ट्रांसपिरेशन हो जाता है, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन लो हो जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल भी लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ तो सप्लाई पानी की होती रहती है, और लेकिन ऊपर की तरफ उड़ नहीं पाता, जिससे कि इनके मार्जिन से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। और ये मार्जिन पे एक बड़ा सा इन प्लांट्स में पोर पाया जाता है। इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन पोर्स को हम हाइडाथोड कहते हैं। क्लियर है? और इस वाटर के टपकने की जो प्रोसेस होती है, ड्रॉपलेट की गिरने की प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड गटेशन। इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। क्लियर है? अफ्रीका में एक ट्राइब पाई जाती है, उनको मसाई कहते हैं। मसाई लोग क्या करते हैं, छोटे बाल होते हैं, हाइट काफी उनकी होती है, एंड दे आर गुड हंटर्स। तो मसाई लोग क्या करते हैं, मसाई ट्राइबल लोग, ये लोग शुतुरमुर्ग के या ऑस्ट्रिच के जो एग शेल्स होते हैं, उन एग शेल्स को रखते हैं अपने पास बहुत सारे। रात में जाकर के, शाम के समय जाकर के, ये प्लांट्स की मार्जिन में, बड़े बड़े पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं, उनके मार्जिन पे कटोरे रखाते हैं ऑस्ट्रिच शेल्स। सुबह वो सब कटोरे भर जाते हैं इस गटेशन की वजह से, और उस वाटर को ये लोग जाके फिर कलेक्ट कर लेते हैं, और दिन भर उसी वाटर को ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से मसाई लोग इस गटेशन का यूज करते हैं। ये तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। गटेशन जिन मार्जिन के थ्रू होता है, तो यहाँ पर देखिए, ये हाइडा ठोड्स बोलते हैं इन पोर्स को, और इसमें गार्ड सेल्स पाई जाती है। ये लूज टिश्यू होते हैं, इनको हम एपिथेम बोलते हैं, लूज टिश्यू। एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइडा। क्लियर है? और इस वाटर में मिनरल्स भी होते हैं। ये मिनरल वाटर है, प्योर वाटर नहीं है। ठीक है, डन। क्लियर भाई? स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं हटा रहा हूं उसको। आप देखो, वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, इनफैक्ट, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? ठीक है? तो देखो, फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, तो हेडिंग डालेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, या ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन होता है, तो फूड के ट्रांसलोकेशन को जो एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी थी, मैंने आपको बताया कि उसको हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मंच ने दिया था, एक साइंटिस्ट था, मास फ्लो हाइपोथेसिस।
मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप, सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप। अब देखो क्या होता है, फिर से स्टेप बाय स्टेप हर चीज को गौर से समझिएगा। यहां पर क्या होता है, सोर्स हम उन लीव्स को बोलते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो फोटोसिंथेसिस करने वाली लीव्स को, तो फोटोसिंथेटिक लीव्स को इनफैक्ट हम लोग सोर्स बोलते हैं। सोर्स में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड यहां पर बनता है ना, मतलब शुगर का फॉर्मेशन होता है, ठीक, शुगर का फॉर्मेशन होता है, शुगर बन जाती है, शुगर डिसॉल्व हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, ये शुगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन शुगर है, तो पहले क्या होता है, ये जो शुगर है इसको ग्लूकोज से सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज मैं बता चुका हूं कि मोनोसेक्राइड है, और ये कन्वर्ट होती है सुक्रोज में जो कि डाइसेक्राइड है। अब यहाँ पर सुक्रोज में कन्वर्ट हो गई। तो याद रखना है, क्वेश्चन नीट पे पूछा हुआ है, फूड का हमेशा ट्रांसलोकेट सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता, ना ही स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब सुक्रोज यहाँ पे सोल्यूबल हो गया, तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन हो गया और यहाँ लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखिए लीफ की जो सोर्स है, मेनली ये सोर्स जो है ये मीजोफिल सेल है। इन मीजोफिल सेल से बगल वाली जो सेल्स होती हैं, मतलब कि फ्लोएम की जो सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल यहां से यहां पर इसको ले लेती हैं, फूड को ले लेती हैं। तो ये फूड जो आ जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है और इकट्ठा हो जाता है कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल क्या होती हैं, इनका कनेक्शन होता है, कॉन्टेक्ट होता है, जिसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये साइव एलिमेंट, यहाँ पे सीव एलिमेंट है और एक कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल से सीव एलिमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मैं लिख देता हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, एटीपी खर्च होते हैं और कंपेनियन सेल अपना फूड दे देती है, किसको दे देती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसको, सीव ट्यूब को। इस प्रोसेस को भाई साहब हम लोग लोडिंग कहते हैं। तो लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच any companion cell it transfer its food to the sieve element by active transport। अब यहां पर कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन हो जाने की वजह से वाटर का पोटेंशियल लो हो गया, साथ वाली जाइलम में वाटर का पोटेंशियल हाई है। तो यहां पर हाई वाटर पोटेंशियल होने की वजह से, लो वाटर पोटेंशियल की वजह से जाइलम से फ्लोएम में वाटर आ जाता है। अब इसके बाद डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में पोर है, डिफ्यूजन के थ्रू अंदर एक के ऊपर एक ये सीव एलिमेंट रखे हैं, सीव एलिमेंट के थ्रू नीचे की तरफ या सिंक की तरफ। सिंक क्या है, सिंक वो पार्ट है जिसमें फूड स्टोरेज होगा, ठीक है। सिंक क्या हो सकता है, सिंक कोई रूट हो सकती है, सिंक कोई फ्रूट हो सकता है, या सिंक कोई सा भी दूसरा स्टोरेज पार्ट हो जाता है, जैसे स्टेम भी हो सकता है। तो सिंक की तरफ फूड चलने लगता है। सिंक में पहुंचने के बाद कंपेनियन सेल के पास जब फूड पहुंचता है तो कंपेनियन सेल इसको ले लेती है। फिर से यहाँ पे कंपेनियन सेल कैसे लेगी, एटीपी खर्च करेगी, मतलब क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे अनलोडिंग कहेंगे। तो यहाँ पे अनलोडिंग हो गई, तो अनलोडिंग हो गई, फूड ले लिया गया। अब ये क्या करती है, जो सिंक होता है इसको कन्वर्ट कर देता है, किस में, इस ग्लूकोज को, सुक्रोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सुक्रोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। स्टार्च इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से वाटर फिर से फ्री हो जाता है और वाटर फिर से वापस आ जाता है जाइलम एलिमेंट में और वाटर ऊपर चला जाता है। इस तरह से वाटर इसको वापस दे करके सिंक को दे करके, सिंक को फूड डिलीवर करने के बाद वाटर वापस आ जाता है। तो वाटर डिलीवरी का फंक्शन यहाँ पे करता रहता है। दिस इज सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप, और इसी को हम मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंक में मैं एक चीज और एड ऑन कर देता हूँ, सिंक में थोड़ा साफ कर देता हूँ। सिंक में सुक्रोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया था, और आप जानते हैं स्टार्च जैसे आटा होता है, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है भाई। सोर्स सिंक रिलेशनशिप, मास फ्लो हाइपोथेसिस। ओके ग्रेट, इसका स्क्रीनशॉट लो। दिस वाज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है, इन फ्लोएम।
ये था इस चैप्टर में, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बताइए भाई, किसी को पूरे चैप्टर में कोई डाउट कहीं पे बताएं, या कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो बताइए, देन वी विल मूव इन नेक्स्ट चैप्टर। बताएं भाई, बोलो भाई। बोलो बोलो, एनी डाउट? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। सो ये हमारा था ये चैप्टर। देखो, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और वो जो पीडीएफ है वो मैं फिर से, हालांकि निष्कर्ष जी को मैं दे चुका हूँ, फिर से मैं उनको शेयर कर देता हूँ, एक, है ना। वेट, मैं अभी क्या भी शेयर कर देता हूँ। तो मिनरल न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना क्या है, जो सबसे, और वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इनफैक्ट, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, और वो आप निष्कर्ष जी से ले लेंगे, मतलब निष्कर्ष जी आपको अभी शेयर कर देंगे। एक पीडीएफ है मेरी ही हाथ, मतलब नहीं, ये मेरी हैंड रिटन नहीं है, ये प्रिंटेड फॉर्म, इट्स पार्ट ऑफ अ बुक, बट ये आपकी नीट में भी काम करेगी और वैसे भी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो मैंने ये शेयर कर दिया निष्कर्ष जी के साथ में, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, है ना। देखो, वो आपको शेयर कर देंगे, और सेम पीडीएफ मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ मिनरल न्यूट्रिशन में नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपसे क्या पूछा जाता है। देखो, आपके मिनरल न्यूट्रिशन में जो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके स्कूल वाले पूछेंगे वो माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट पूछेंगे, ठीक है। दूसरा वो लोग पूछेंगे फंक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम, नाइट्रोजिनेस एंजाइम फंक्शन, ये पूछेंगे। नीट वाले क्या पूछेंगे, नीट वाले आपसे पूछेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एलिमेंट। नीट एग्जाम में जो ज्यादातर आप पूछा जाता है, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एलिमेंट। तो किस एलिमेंट का क्या रिलेवेंस है और उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है, इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ दे दिया, और ये वाला पार्ट में आपको समझा दूंगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले वो पीडीएफ खोलता हूं, मैं आपको समझाना शुरू करता
देखो क्या है कि 17 अच्छा, इसेंशियल एलिमेंट वो होते हैं, समझो। एक है एक पॉइंट है, सबसे पहले क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या होती है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी होता है, ये आपको रिटर्न में मिल जाएगा, आपको नोट्स में है वो, इट्स देयर इन नोट्स। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होती है कि कौन सी चीजें हैं जो किसी जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट एसेंशियल है या नहीं। तो जैसे कि अगर वो एलिमेंट मिसिंग है तो लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी, प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट हेल्दी नहीं दिखाई देगा, पत्तियां पहले गिर सकती हैं, फ्रूट मैच्योर नहीं हो सकते, सीड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इस तरह से बहुत सारी प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाएंगी, ठीक है, रुक सकती हैं, स्लो हो सकती हैं, है ना। और प्लांट में बाहर एक्सटर्नल डिफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया। तो कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हमने कहा है कि अगर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी एलिमेंट की एब्सेंस है तो हम उसको इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। तो 17 टोटल इसेंशियल एलिमेंट है जो ऊपर के दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, Mn, निकेल, कैल्शियम, है ना। तो ये सब दे रखे हैं, फेरिक, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, है ना। तो ये है। अब इसमें से कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो हैं जो 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर में पाए जाते हैं, उनको माइक्रो एलिमेंट देखो दे रखा है। तो अगर 1 ग्राम प्लांट के ड्राई मैटर में 1 to 10 मिलीग्राम तक वो मौजूद हैं तो हम उनको मैक्रो एलिमेंट बोलेंगे। अगर वो 1 मिलीग्राम से 0.1 मिलीग्राम और उससे लेस हैं 1 ग्राम प्लांट के ड्राई वेट में, तो उनको माइक्रो एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 9 मैक्रो एलिमेंट है और यहाँ पर बाकी क्या है, 8 माइक्रो एलिमेंट है। इस तरह से 16 टोटल इसेंशियल एलिमेंट्स है। अब देखो, सबसे पहले आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब प्लांट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन की का जो कंसंट्रेशन होता है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होते हैं, फूड स्टोरेज के लिए चाहिए होते हैं। इनके बिना नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकती क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। नाइट्रोजन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन, कोएंजाइम और क्लोरोफिल इन्हीं का बना होता है, नाइट्रोजन का। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ग्रोथ प्लांट की स्टंट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, फ्लावरिंग लेट होगी, क्लोरोसिस होगी, मतलब कि येलो येलो तरह के स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। और ये जो येलो कलर दिखाई देगा प्लांट की लीव्स में, पहले पुरानी लीव्स में, ओल्ड लीव्स में, और लीव्स मैच्योर होने से पहले ही गिर जाएंगे। दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब आइए फास्फोरस की बात करते हैं। इसका रिक्वायर्ड ये भी डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड के बनने के लिए चाहिए होता है, फॉस्फोलिपिड के बनने के लिए चाहिए होता है। जितने एनर्जी मॉलिक्यूल हमने पढ़े, एटीपी, एनएडी, एनएडीपीएच, सब इसी के बने हुए होते हैं फास्फोरस के। डेफिशिएंसी से क्या होगा, पुअर ग्रोथ, स्पेशली रूट, तो रूट की ग्रोथ बहुत पुअर होगी, ठीक है। लीव्स बहुत हल्की डल ग्रीन की दिखाई देने लगेंगी एंड ऑफन लीड्स टू प्रीमैच्योर लीफ फॉल, और फ्लावरिंग में डिले होगी, वही नाइट्रोजन वाला केस, और लीफ फॉल प्रीमैच्योर, लीव्स मैच्योर होने से पहले ही गिरना शुरू हो जाए। पोटेशियम एक्टिवेट्स अबाउट 40 एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सोडियम पोटेशियम पंप के लिए जरूरी है। एनायन कैटायन के बैलेंस को मेंटेन रखता है, किसमें, प्रोटोप्लाज्म में। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल प्ले करता है, ठीक है। आप स्टंट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कम होगी, ठीक है। येलो एंड श्रिवल्ड लीफ मार्जिन, पत्ती के जो किनारे होंगे वो येलो हो जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे, श्रिवल हो जाएंगे। मॉटल्ड इंटरवेनल क्लोरोसिस, तो जहां जहां पर वेन्स होगी, वेन्स के बीच में जो जगह होती है, पत्तियों की वेन्स के बीच में जो जगह होती है, वहां पे क्लोरोसिस दिखाई देने पड़ेगी। पहले वो पुरानी पत्तियों में होगी और इसमें भी प्रीमैच्योर डेथ हो जाएगी लीव्स। कैल्शियम, कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेला, ठीक है। ये मिडिल लैमेला दोनों सेल्स के बीच का जो पार्टीशन है, जो सीमेंटिंग मटेरियल है, वो कैल्शियम पेक्टेट का ही बना होता है, ठीक है। तो इट एक्टिवेट्स एंजाइम नीड फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट टिप, तो ये कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो जो मतलब एपिकल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स को यूं कहें एक्टिवेट करता है। सेल डिवीजन के लिए चाहिए होता है, सेल एनलार्जमेंट के लिए चाहिए होता है, ट्रांसलोकेशन के लिए चाहिए होता है। क्लोरोसिस इन यंग लीव्स, पुरानी जो नई लीव्स होती है उनमें क्लोरोसिस हो जाती है। डिजनरेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक है,
तो जो मेरिस्टेमेटिक स्टेम्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स में क्लोरोसिस हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है और लीव्स मुड़ जाती है, कर्लिंग ऑफ लीव्स हो जाती है। मैग्नीशियम Mg है ना, इट फॉर्म पार्ट ऑफ इट इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल में जो पायरोल रिंग होती है ये उसकी बनी होती है, ठीक है। इट एक्टिवेट एंजाइम ऑफ फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, है ना, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, ठीक। अब क्या होता है, एक्टिवेट एंजाइम्स एंड इट एक्टिवेट्स एंजाइम फॉर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, इसेंशियल फॉर बाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम में जो मैग्नीशियम ब्रिज बनते हैं उनके लिए जरूरी होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्लोरोसिस होगी लेकिन पर्पल कलर का एंथोसायनिन पिगमेंट, मतलब पर्पल कलर की इसमें पत्तियों में छीट दिखाई देने लगेगी, स्पॉट्स दिखाई देने लगेंगे, स्पेशली ओल्डर लीव्स, पुरानी पत्तियों में। क्लोरेटिक एरिया एंड टर्न नेक्रोटिक, रिड्यूस ग्रोथ, बहुत सारे पहले एरियाज लीव्स में ऐसे होंगे जो येलो हो जाएंगे, मतलब क्लोरोसिस होगी, उसके बाद नेक्रोटिक मतलब वो मर जाएंगे, उनमें डेड टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों होंगे। सल्फर, constituent of amino acid cysteine methionine, ठीक है, that is not actually important, present in coenzyme A and vitamin, increase the root development, ये कुछ coenzyme और विटामिन से पाया जाता है जो रूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स, इंपॉर्टेंट है, लेग्यूम्स में के प्लांट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोसिस लाइक नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट, स्टंट ग्रोथ, लीफ कर्ल, लेस जूस कंटेंट इन सिट्रस, इंपॉर्टेंट है, जूस कंटेंट कम बनेगा सिट्रस फ्रूट पे, और रिड्यूस नोड्यूल फॉर्मेशन। तो अब देखो, जब नोड्यूल का फॉर्मेशन कम होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा, इसका मतलब सल्फर की डेफिशिएंसी से नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। सल्फर कम होगा, नोड्यूल नहीं बनेंगे, नोड्यूल नहीं बनेंगे तो नाइट्रोजन नहीं फिक्स होगा, इसका मतलब कि सल्फर की डेफिशिएंसी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के भी सिम्टम पाए जाएंगे। आयरन, iron is needed for synthesis of chloroplast protein and so affect the chlorophyll and carotenoid synthesis as constituent of ferredoxin and cytochrome, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें रेस्पिरेशन में इनका जरूरत पड़ती है। इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, पहले यंग लीव्स में होती है, ये में भी लोकलाइज और ब्रांच ड्यू टू लिमिटेड मोबिलिटी, ये क्वेश्चन लिमिटेड मोबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयरन कम मोबाइल होता है, इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरी लीव्स में नहीं दिखाई देगा, ओल्ड लीव्स में दिखाई देगा, यंग लीव्स में दिखाई, सॉरी पर्टिकुलर यंग लीव्स में दिखाई देगा, और कुछ लीव्स में ही दिखाई देगा, पर्टिकुलर लीव्स में एक दो या किसी ब्रांच में दिखाई देगा, पूरे प्लांट में इसका सिम्टम नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसकी मोबिलिटी कम है। मैंगनीज, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ओईसी का कॉम्प्लेक्स है, मकसद ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला एक कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में दिया गया इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ग्रे स्पेक ऑफ ओट, मास स्पॉट डिजीज ऑफ पी, ये दोनों बीमारियां इसी की डेफिशिएंसी से होती हैं। लीफ फ्लैकिंग और ग्रे स्पॉट ड्यू टू दी क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस इंटरवेंशन, लीव्स में क्या होगा, छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ जाएंगे जिनमें कि टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, और यहाँ पर लीफ बाहर की तरफ इनकी जो फ्लैकिंग मतलब इनकी बाहर की जो लेयर है वो उधड़ी हुई नजर आएगी, है ना, लेयर फटी फटी सी नजर आएगी। मोलिब्डेनम, इट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्टिवेट नाइट्रेट रिडक्टेज, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। यहां पर भी आप देखेंगे कि may lead to abscission of flowers, फूल जल्दी गिर जाएंगे, फूल बनेंगे और गिर जाएंगे। causes whiptail disease of cauliflower, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि whiptail disease किससे होती है, तो डेफिशिएंसी से होती है मोलिब्डेनम के। बोरॉन, बोरॉन increases the uptake of calcium ion, essential for meristematic activity and growth of pollen tube, involve translocation of carbohydrate, phloem के ट्रांसलोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व द प्रोटीन, पैक्टिन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, डेथ ऑफ स्टेम, रूट, हार्ट रूट डिजीज ऑफ ब्रीट एंड ब्राउन हार्ट डिजीज ऑफ टर्नअप, हार्ट रॉट ऑफ बीट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इससे स्टेम की
और रूट की जो एपाइसिस होंगी, मतलब एपिकल मेरिस्टेम होगा, वो मर जाएगा। रोसेटिंग लीव्स, मतलब एक ही जगह लीव्स गुच्छे गुच्छे में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉपर की डेफिशिएंसी, ये जितने सारे ऑक्सीडाइजेज एंजाइम, प्लास्टोसाइनिन, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेसेस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, तो फोटोसिंथेसिस और बाकी ये दूसरे जो एग्जाम एंजाइम्स है, तो इनके लिए एक मिनट होल्ड करना। हेलो भैया, मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ भैया। मैं देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे जिंक जो होता है, तो ये देखो, ये डाईबैक डिजीज ऑफ शूट है ना, ये एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम डाईबैक डिजीज बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी डेफिशिएंसी। और नेक्रोसिस एट द टिप्स ऑफ यंग लीफ, जो नई लीव्स बनेंगी उनकी टिप्स में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। स्किन स्प्लिटिंग और एक्जेंथेमा, इसी को बोलते हैं सिट्रस। तो जो सिट्रस के फ्रूट्स होंगे उनकी जो स्किन होगी वो बाहर से उधड़ने लगेगी, मतलब बाहर की तरफ निकलने लगेगी, फटने लगेगी। ठीक है। जिंक कंपोनेंट ऑफ इंडोलेस्टिक एसिड, ऑक्सिन का कंपोनेंट होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्टिवेट डिहाइड्रोजनेस कार्बोक्सिलेज, ये छोड़ दीजिए खैर। अब यहाँ पर आइए, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, लिटिल लीफ एंड मोटल लीफ कंडीशन, पत्तियां छोटी होंगी और मुड़ी मुड़ी सी होंगी। रिडक्शन इन इंटरनोडल लेंथ, ठीक है, जो पत्तियों की इंटरनोडल लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। इट कॉजेज whip tip of maize, खैरा डिजीज ऑफ राइस एंड सिकल लीफ ऑफ कोका। ऊपर की दो डिजीज इंपॉर्टेंट है, ये whip tip डिजीज और खैरा डिजीज। क्लोरीन एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली अगेन फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है। इसकी डेफिशिएंसी है ब्रोंज कलर लीव्स, सुनहले कलर की ब्रोंज कलर की पत्तियां हो जाएंगी। क्लोरोसिस होगी, मतलब येलो हो जाएंगी। नेक्रोसिस होगी, टिश्यूज मर जाएंगे। स्वालन रूट टिप्स, रूट्स की जो टिप हो जाएंगी वो फूल जाएंगी। एंड फ्लावर एब्सेशन, और फूल जल्दी गिर जाएंगे। निकिल मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया एंड यूराइड्स, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करता है। लीफ टिप नेक्रोसिस, लीफ की जो टिप्स होंगी उनमें डेथ होगी टिश्यूज की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिशिएंसी एंड यूटिलिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। और ये जो इसेंशियल एलिमेंट है ना, मैक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट, और ये मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, तो आप इसी से पढ़ लीजिएगा। और जो जो चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई आप दोबारा पढ़ेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में तो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन दे डू आस्क क्वेश्चन फॉर इट। क्लियर भाई? हाँ जी बताएं। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, नोड्यूल फॉर्मेशन। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रोजन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सिंपल है, आपको खैर पहले से ही पता होगा। देखो नाइट्रोजन साइकिल में क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, 99% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो 99% नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू होता है, बीजीए के थ्रू, है ना। और बाकी का बचा 1% नाइट्रोजन फिक्सेशन इस बिजली के कड़कने से होता है, लाइटनिंग से होता है।
ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, इनकी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज ये नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स कर देता है। उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको नाइट्रेट में फिक्स कर देते हैं और उसके बाद ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट को नाइट्रेट या नाइट्राइट ही चाहिए होता है, ठीक है। तो प्लांट एक्चुअली नाइट्रेट को या नाइट्राइट को ले लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ये प्लांट से नाइट्रोजन को प्रोटीन के फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये फूड के फॉर्म में या प्रोटीन के फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में इसको ले लेते हैं। उसके बाद प्लांट की डेथ या डिके होने की वजह से और या फिर एनिमल्स के एक्सक्रीशन की वजह से ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर अमोनियम में कन्वर्ट होता है, अमोनियम से नाइट्रेट में, और ये फिर से नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे प्लांट इसको फिर से दोबारा ले लेते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, इसको डीनाइट्रीफाई करते हैं, मतलब कि दोबारा से जो सॉइल की नाइट्रोजन हो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं और इस तरह से बैक्टीरिया इसको वापस नाइट्रोजन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द नाइट्रोजन साइकिल। बताओ भाई, नाइट्रोजन साइकिल समझ आया क्या? अब इसमें से मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कि हालांकि एग्जांपल आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आपके होते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस, और बस ये दो एग्जांपल हो गए। और इसी तरह के नाइट्रोजन जो फिक्सिंग करने वाले ब्लू ग्रेन लगे थे, जैसे नॉस्टॉक हो गया, तो आप सबको पता है, एनाबिना हो गया, एनाबिना हो गया, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है भाई। दिस वाज नाइट्रोजन साइकिल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ले लिया, ग्रेट। अब देखो प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे रूट नोड्यूल्स बनती है ना। तो नेक्स्ट चीज है कि रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन प्लांट, है ना। अब देखो नोड्यूल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। सबसे पहले ये नोड्यूल के फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जाकर के रूट हेयर के चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं, है ना। और बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, कलेक्ट और रूट एंड ये बैक्टीरिया स्पेशली एक मतलब ये रिलीज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया रिलीजेस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ यू कैन से इट्स हार्मोन, उसको ये केमिकल यू कैन से, ठीक है। तो दे रिलीजेस अ केमिकल कॉल्ड द रिलीज नॉड फैक्टर। क्या रिलीज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और ये आपके स्कूल में पूछा जाएगा, नॉड फैक्टर। तो बैक्टीरिया एक रिलीज करते हैं क्या, नॉड फैक्टर। नॉड फैक्टर रिलीज हो जाने से होता क्या है कि इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहां से इसको इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं। तो इट कॉजेस इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये एक और काम करता है, इट डिग्रेड या डिसॉल्व, इट डिग्रेड सेल वॉल, तभी तो बैक्टीरिया अंदर घुस पाएगा। इट डिग्रेड सेल वॉल, तो सेल वॉल को डिग्रेड करता है। इससे क्या होता है कि अंदर यहाँ पर सेल वॉल टूट जाती है और बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, और बैक्टीरिया एक इन्फेक्शन थ्रेड बना लेता है। इन्फेक्शन थ्रेड बनाने के बाद इनर कॉर्टेक्स तक बैक्टीरिया पहुंच जाता है और पेरीसाइकिल के पास तक पहुंच जाता है। सेल डिवीजन करते करते बैक्टीरिया यहाँ तक पहुंच जाता है, इन्फेक्शन थ्रेड यहाँ तक पहुंच जाता है। जाने के बाद क्या करता है, इट स्टिमुलेट, कॉर्टेक्स में जाने के बाद इट स्टिमुलेट, ठीक है, ऑक्सिन
एंड दूसरा क्या करता है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन फॉर्मेशन इन कॉर्टिकल सेल। तो कॉर्टेक्स की सेल को इंड्यूस करता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाओ, जिससे कि सेल का डिवीजन होने लगता है, और सेल डिवीजन करने के बाद ये क्या करता है, सेल डिवाइड एंड फॉर्म नोड्यूल, इस तरह की गांठों का फॉर्मेशन बना लेता है। और उसके बाद क्या करता है, ये यहाँ पर जो होस्ट सेल जो होती है, ये कॉर्टेक्स की सेल है ना, तो होस्ट सेल डेवलप LB, क्या मतलब, लेग हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, लेग हीमोग्लोबिन बैक्टीरिया डेवलप करता है, लेग हीमोग्लोबिन जिसको हम LB कहते हैं, ये होस्ट की सेल डेवलप करती है, मतलब ये कॉर्टेक्स को सेल डेवलप करती है ना। और यहां पर कौन सा जीन पाया जाता है, इट हैव नॉट जीन्स इन बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, और नॉट जीन बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को खा जाता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीजन एस्केवेंजर कहते हैं। लेग हीमोग्लोबिन, जैसे हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वैसा ही होता है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, क्यों, इट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम सेल, तो सेल से ऑक्सीजन रिमूव कर देता है क्योंकि खुद अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में, एंड मेक एनारोबिक एटमॉस्फेयर, और ये एनारोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। क्लियर है भाई? डन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इशिका, यस सर। क्लियर? यस सर। चलो ग्रेट। तो मैं रिमूव कर रहा हूं इसको भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? सर एक सेकेंड। हाँ ले लीजिए। डन सर। ठीक है, ग्रेट। अब देखो, अब नाइट्रोजनस एंजाइम कैसे फंक्शन करता है, दैट इज द लास्ट थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, नाइट्रोजनस एंजाइम पहले पाया जाता है हर बैक्टीरिया में, लेकिन काम नहीं करता जब तक वो बैक्टीरिया प्लांट के अंदर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि नाइट्रोजनस एंजाइम को काम करने के लिए एनारोबिक एटमॉस्फेयर चाहिए, एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, नाइट्रोजनस एंजाइम दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, जुड़ गया बाइंडिंग साइट में, और नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को जुड़ने के बाद रिडक्शन करता है 3 बार। पहले रिड्यूस होता है, फिर और दो हाइड्रोजन जोड़ता है, फिर रिड्यूस होता है, फिर और दो हाइड्रोजन जोड़ता है और फिर रिड्यूस होता है, और फाइनली ये अलग हो जाता है। और अलग हो जाने के बाद फिर क्या करता है कि ये अमोनिया को रिलीज कर देता है। अब ये जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया जा करके फिक्स हो जाता है, किसमें फिक्स हो जाता है, एमिनो एसिड में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये डायग्राम याद रखना और इसको एक्सप्लेन करना याद रखना, ये 3 मार्क्स में आपके स्कूल में पूछा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम इस तरह से फंक्शन करते हैं, है ना। अब अमोनिया जाती है, तो
अमोनिया दो तरह से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ये अमोनिया के साथ में, अमोनियम आयन के साथ में अटैच होता है। अमोनियम साइड के अटैच होने के बाद ये बनाता क्या है, ग्लूटामेट बनाता है, ग्लूटामेट बनाता है और प्लस वाटर को रिलीज करता है। और इसमें जो एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो पहला तरीका तो होता है रिडक्टिव एमिनेशन। दूसरा वाला जो तरीका होता है उसे बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, ये जो एमाइड ग्रुप होता है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांस एमिनेशन में एक एमिनो डोनर होता है जिसके के साथ अटैच होता है क्या, NH3, अमोनिया के साथ अटैच होता है। और दूसरा होता है एमिनो एक्सेप्टर, एमिनो एक्सेप्टर जिसको कि एमाइड ग्रुप लेना होता है। और इससे क्या होता है कि जो एमाइड ग्रुप होता है वो एक से एक्सेप्टर में, है ना, डोनर से एक्सेप्टर में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। तो अमोनिया को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, पहला होता है रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा होता है ट्रांस एमिनेशन। तो दो प्रोसेस के थ्रू ये अमोनिया जो होता है, पहले नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होकर एमिनो एसिड में फिक्स हो जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बताओ भाई। क्लियर? वन लास्ट थिंग, टॉक्सिसिटी। अगर किसी भी मिनरल न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो जाने की वजह से, अधिकता हो जाने की वजह से, अगर प्लांट का ड्राई वेट 10% कम हो जाए तो हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर एमिनो, उस पर्टिकुलर मिनरल की टॉक्सिसिटी हो गई है। ठीक है, सपोज दैट अगर सोडियम ज्यादा हो जाए, तो सोडियम ज्यादा हो जाने की वजह से अगर प्लांट का 10% ड्राई वेट कम हो जाए तो समझना कि सोडियम टॉक्सिसिटी के लेवल पे पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल एक लिमिट से ज्यादा पे टॉक्सिक हो सकते हैं और एक लिमिट से कम होने पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसी चैप्टर तक रखते हैं। हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। आप देखिएगा मिनरल न्यूट्रिशन, कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन में कोई भी आपको कोई डाउट हो किसी टॉपिक पे पूछ लीजिए, एनसीईआरटी आपके पास होगी, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन, उसके बाद वाले चैप्टर में ज्यादा दम नहीं, प्लांट ग्रोथ है। ठीक है, 3 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं अभी, राइट? तो कोई डाउट नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सी यू, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।